मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कराची के साहिल पर मैं अपने बच्चों के साथ सैर कर रहा था कि अचानक मेरी बच्ची ने दूर एक बीकन को देखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, रोशनी हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ ही क्यों लेती है? और ये सवाल मेरी बेटी का ही नहीं था बल्कि हर बच्चे से मैं ये सवाल सुनता हूँ। मुझे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में क्यों ट्रैवल करती है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं करती। इस सवाल को अगर हम अच्छे तरीके से लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट हमेशा लीस्ट टाइम पाथ क्यों लेती है, ऐसा पाथ क्यों लेती है जिसमें कम से कम वक्त में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। और इस प्रिंसिपल को, जिसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहते हैं, इसे हमें सबसे पहले डी फर्मेट ने 1600 में बताया, और जिसमें उन्होंने बताया कि 2 पॉइंट के दरमियान जब लाइट ट्रेवल करेगी तो वो उसमें से उस पाथ को लेगी जिसके ज़रिए वो कम से कम टाइम में दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकेगी, लेकिन क्या उसके अलावा वो कोई पाथ नहीं लेगी। आज हम इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच में रोशनी ने ट्रेवल करना है, तो रोशनी ने उनके बीच में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है। और अगर रोशनी से गलती हो गई और वो बेंड कर गई, वो एक कर्व पाथ पे चली गई, तो फिर क्या वो सोचेगी कि ओहो ये तो कर्व पाथ है, मुझे इस पर नहीं जाना था, मुझे तो स्ट्रेट पाथ में जाना था? क्या रोशनी के पास इंटेलिजेंस है? जी नहीं, रोशनी के पास तो इंटेलिजेंस नहीं है। फिर उसे कैसे पता चलता है कि उसने सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे मूव करना है? और इसके बारे में हमने फर्मेट प्रिंसिपल को पढ़ना है ताकि हमें पता चल सके। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के बीच में मैंने एक कर्व लाइन बना दी है और इस पर रोशनी की वेव ट्रेवल कर रही है। अब आप देखें, ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये एक कर्व पाथ है। अब हम एक और किरण को लेते हैं, एक और रे को लेते हैं रोशनी की, तो अब मेरे पास 2 रेज जो हैं रोशनी की, वो इस कर्व पाथ पर ट्रैवल कर रही हैं। थोड़ा सा उनमें फ़र्क है, वो ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन मैं जब इनके एम्पलीट्यूड्स को देखूंगा तो मुझे किसी ख़ास पॉइंट पर इनके जो एम्पलीट्यूड्स नज़र आएंगे वो एक दूसरे की मुखालफत करते हुए नज़र आएंगे। उनमें मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि रेड कलर का एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है और ग्रीन कलर की वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। हम एक तीसरी वेव लेते हैं और जब मैं तीसरी वेव जो कि ब्लू वेव है उसको इसी पॉइंट पर देखूंगा तो उसका एम्पलीट्यूड और इन सब के एम्पलीट्यूड को जब मैं ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास जब ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा तो ये एम्पलीट्यूड का एडिशन 0 को अप्रोच करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी लाइट कर्व पाथ लेती है तो उस पर चलने वाली तमाम वेव्स के एम्पलीट्यूड किसी पॉइंट पर ऐड होकर हमेशा 0 देते हैं। इसे फर्मेट्स प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम स्ट्रेट लाइन में लें, अब मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स, इनके बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है और उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट वेव है वो ट्रैवल कर रही है। उसके बाद हम दूसरी वेव इसी पाथ पर, तकरीबन इसी पाथ पर, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, एक और वेव जो है वो भी ट्रैवल कर रही है। तो जब इनको किसी पॉइंट पर ऐड करेंगे तो इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि इनके एम्पलीट्यूड एक फेज में हैं और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें रोशनी और भी ज़्यादा नज़र आएगी, बल्कि हमें तारीकी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, रोशनी और बढ़ जाएगी। अब मैं तीसरी अगर वेव लूँ तो उसका एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, इन फेज होगा और टोटल वेव्स तीनों ऐड हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें और ज़्यादा रोशनी की मकदार यहाँ पर मिलेगी। इसीलिए रोशनी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा लॉ ये कहता है, फर्मेट्स लॉ ये कहता है कि रोशनी हमेशा लीस्ट टाइम वाला पाथ लेगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर रोशनी की मुख्तलिफ किरणों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसके अलावा जितने भी पाथ हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत से पाथ हैं, यहाँ पर और पाथ हैं, यहाँ पर और पाथ हैं, यहाँ पर, इनके बीच में रोशनी की किरणें जो आएंगी उनके बीच में एम्पलीट्यूड के फेज का फ़र्क होगा और उसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसलिए वो कैंसिल आउट कर देंगी इस पॉइंट पर। इसलिए हमें लाइट की बेंडिंग नज़र नहीं आएगी, लाइट में किसी किस्म का कर्व नज़र नहीं आएगा, किसी किस्म की बेंडिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लाइट कर्व करती है
लाइट बेंड होती है लेकिन उसका असर उस जगह पर जाहिर नहीं होता। इसलिए हमेशा हम ये समझते हैं कि रोशनी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन रोशनी हमेशा लीस्ट टाइम वाला पाथ लेती है। और इसके अलावा इससे हमें यह भी पता चलता है कि शायद रोशनी बेंड कर सकती है, कर्व ले सकती है। तो रोशनी ने कभी कर्वी पाथ लिया है, कभी बेंड हुई है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ, जिसमें हमें आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। एक ऐसी चादर के बारे में बताया जो हर जगह पर फैली हुई है, और ये चादर स्पेस टाइम की चादर है, स्पेस टाइम का कंटोर है। और इस कंटोर में जब भी हम मैसिव बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका मैस होता है, उसको रखते हैं तो इसमें खम पड़ जाता है, इसमें बेंड आ जाता है। अगर वो बॉडी बहुत बड़ी है तो आपको स्पेस टाइम में ज़्यादा चेंज मिलेगी, और अगर वो बॉडी छोटी है, उसका मैस कम है, तो आपको ये वॉप, ये खम कम मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का सबूत हमें नासा ने दिया जब दो साइंसदानों ने गायरोस्कोप को स्पेस में भेजा। गायरोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में गायरोस्कोप्स लगी होती हैं। जब भी हम मोबाइल को 90 के एंगल पर फ्लिप करते हैं तो हमारी वीडियो छोटे से बड़ी हो जाती है। आखिर उसको कैसे पता चलता है कि मोबाइल की एंगल या उसकी ओरिएंटेशन चेंज की गई है? उसकी वजह यह कि उसके अंदर गायरोस्कोप्स लगी होती हैं। इसी तरीके से गायरोस्कोप्स जहाज़ों में भी लगी होती हैं और बहुत सी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में लगी होती हैं जो कि हमें डायरेक्शन की ओरिएंटेशन बता रही होती हैं। और जब हमने दो गायरोस्कोप्स को स्पेस में भेजा और कैलकुलेट किया कि अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ठीक है तो इस गायरोस्कोप की ओरिएंटेशन में वक्त के साथ साथ डिफरेंस आ जाना चाहिए, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि स्पेस टाइम चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि गायरोस्कोप्स ने अपनी समत, अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की उतने ही टाइम में। ये चेंज आइंस्टाइन की इक्वेशंस के बिल्कुल मुताबिक थी, जिससे हमें प्रैक्टिकली सबूत मिल गया कि वाकई स्पेस टाइम हमारी ज़मीन के गिर्द बेंड होता है, और कितनी मैग्नीट्यूड से बेंड होता है हमें उसके बारे में भी पता चल गया। अगर हमारा स्पेस टाइम कंटोर बिल्कुल सीधा है, इसमें किसी किस्म का मैस मौजूद नहीं है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। लेकिन इसी के बीच में एक मैसिव बॉडी रख दें, हमने कोई प्लैनेट रख दिया, कोई स्टार रख दिया, तो अब इसमें बेंड आ जाएगा। इसलिए लाइट को अब कर्व पाथ लेना पड़ जाएगा, वो मजबूर हो जाएगी कि वो कर्व पाथ ले, क्योंकि उसने स्पेस टाइम के क्रॉस ही चलना है। ये ऐसी ही बात है जैसे पाइप के बीच में पानी, अगर पाइप बेंड करेगा तो पानी को पाइप के अंदर बेंड करना ही होगा। यही हाल लाइट का स्पेस टाइम में होता है। और यही चीज़ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि जब सितारों से, एक ऐसे सितारे से रोशनी हमारी तरफ आती है जिसके आगे कोई बड़ा सितारा या कोई ऐसी बॉडी है जो कि स्पेस टाइम में बहुत बड़ा खम डाल रही है, तो उस सितारे से आने वाली रोशनी टिल्ट कर जाती है, बेंड कर जाती है, कर्व कर जाती है। और जब हम उसे डिटेक्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि रोशनी हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, तो हम जब उसको बैक ट्रैक करते हैं तो हमें लगता है कि ये सितारा यहाँ पर है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, इस प्रोसेस को। और आइंस्टाइन ने जब ये प्रोसेस बताया तो उसके बाद एक बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम सर आर्थर एडिंगटन था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सूरज ग्रहण के दौरान जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें और आइंस्टाइन की इक्वेशंस की कैलकुलेशन में बिल्कुल ममासलत पाई, वो बिल्कुल एक जैसी थी। और ये भी एक और सबूत था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ठीक होने का, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आपको लेंसिंग का इफेक्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें एक गैलेक्सी है और उससे आने वाली रोशनी बेंड हो रही है क्योंकि उसके बीच में एक और गैलेक्सी भी है। हम यहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस गैलेक्सी की वजह से, क्योंकि इसके गिर्द आप देखें स्पेस टाइम कर्व है, तो इस वजह से रोशनी को भी कर्व पाथ लेना पड़ेगा और हमें इस गैलेक्सी का इमेज कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एक बबल नजर आएगा और उसमें मल्टीपल कॉपीज भी नजर आ सकती हैं। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसका मतलब ये है कि नेचर भी लाइट को बेंड करती है। हम ये भी देखते हैं
कि लाइट शार्प एंगल्स पर बेंड होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज होता है। जब एक मीडियम से हम दूसरी मीडियम पर जाते हैं तो लाइट बेंड करती है, और इस बेंडिंग के बारे में हम अमूमन जानते हैं, लेकिन यह बताना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से भी लाइट बेंड होती है। अब साइंसदान एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें लाइट को कर्व किया जाता है, और लाइट को जब कर्व किया जा रहा है तो साइंसदानों ने हमें यह बताया है कि उन्होंने पहले 8 डिग्री पर लाइट को कर्व किया और उसके बाद 60 डिग्री पर किया। लाइट को कर्व किया और अब लाइट से सर्कुलर इमेजेस भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको उन पब्लिकेशंस का रेफरेंस दे रहा हूँ जिसमें ये बात लिखी गई है, और आजकल हमारी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि अगर हम लाइट को कर्व कर सकते हैं, लाइट को सर्कुलर पाथ में लेके आ सकते हैं, तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। और ये कर रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से, और उसके साथ हम लाइट के एरी पैकेट्स लेकर उनको कर्व कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। और याद रखिए, लाइट हर पाथ लेती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो या कर्वी पाथ हो, लेकिन लाइट हमें नज़र सिर्फ स्ट्रेट पाथ के दौरान आती है।